गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू साथियों। आइए हम लोग डोमेस्टिक इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस पे चर्चा करते हैं। पिछले दिनों हम लोगों ने देखा था तो डोमेस्टिक इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस जैसे ही हमारे मन में आता है सीधी एक बातें यहाँ पर हो जाती हैं। आपका ऐसा उपकरण जो घर में हम इस्तेमाल करते हैं, और घर में जितना उपकरण इस्तेमाल करते हैं आपको मैंने पिछले दिन भी बताया था, वो सारी उपकरण आपकी सिंगल फेज एसी सप्लाई पर होती हैं। और ये सिंगल फेज एसी सप्लाई के लिए आप लोग 230 वोल्ट एसी लिया करते हैं, जो कि निश्चित रूप से आपका फेज और न्यूट्रल के कनेक्शन से प्राप्त होता है। आप जानते हैं जिस तार से हमारे घर में बिजली आती है, ध्यान दीजिएगा, सपोज टू बी दैट हमारा डिस्ट्रीब्यूशन लाइन आपके घर के बगल से गुजर रहा है, और इस डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में एक आपका न्यूट्रल है, दूसरा आपका फेज है। तो न्यूट्रल और फेज से जो आपने सप्लाई लिया आपके एनर्जी मीटर तक, साथियों क्या हो गया, एनर्जी मीटर तक जो तार संपर्क आपको बनाया है, जो तार जोड़ा है, उस तार को किस नाम से जानते हैं, सर्विस मेन के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, सर्विस मेंस के नाम से जानते हैं। तो हमेशा याद रखिएगा कि जिस तार से हमारे घर तक सप्लाई पहुंचती है वह सर्विस मेंस होती हैं। जहां कनेक्शन किया है वो डिस्ट्रीब्यूटर होती हैं। क्या होती हैं, डिस्ट्रीब्यूटर होती है। और डिस्ट्रीब्यूटर को भी जो सप्लाई देने का काम करता है उसे फीडर कहते हैं। क्योंकि आपका सप्लाई किधर से आया था, आपको ट्रांसफार्मर पर आया था 11 किलो वोल्ट, और ट्रांसफार्मर पर जो 11 के भी आपका आया था, ये मेरा ट्रांसफार्मर है, इस पर 11 के भी आया। यहाँ से ना 1 2 3 और 4 तार निकला है, जिसमें 3 आपका फेज है RYB, ये आपका क्या है, न्यूट्रल है, जो कि 3 फेज 4 वायर सिस्टम बनाया है। और ये ट्रांसफार्मर मान लीजिए मुखिया जी के दरवाजे पर है, वहां से सबके घर की तरफ जा रहा है। पहले तो हम लोग ओपन वायरिंग हमारी थी, ओपन आपका ACSR कंडक्टर था, खुला था। लेकिन अब जो समय बदला तो हम लोगों ने बिजली की चोरी रोकने के लिए अब केबल का प्रयोग किया जा रहा है। केबल भी किया जा रहा है। तो कितने कोर का क्वेश्चन पूछा गया था साहब, 3.5 कोर का। कितने कोर का, 3.5 कोर का केबल हम लोग प्रयोग कर रहे हैं। अब ये 3.5 कोर केबल का मतलब क्या हो गया, इसमें आपकी 3 1 4 तार है, यानी 3 तार जो आपकी फेज वाली है उसकी मोटाई क्या है साहब, उसकी मोटाई एक समान है। और जो आपका न्यूट्रल का तार है, हाफ जो हमने कहा है, वो क्या है आपका न्यूट्रल का तार। न्यूट्रल के तार का जो मोटाई है वो फेज का कितना है साहब, आधा है। क्या है, फेज का आधा। इसीलिए इसको क्या कहते हैं, आपको 3.5 कोर का केबल कहते हैं। और आप जान रहे हैं कि 3.5 कोर का जो हमारा केबल है, इसमें हम लोग निश्चित रूप से डिस्ट्रीब्यूटर के रूप में इसका प्रयोग करते हैं, और इसी से हमारा क्या होता है, कनेक्शन रहता है। कंज्यूमर इसी से सीधे सीधे जुड़ा हुआ होता है। बिजली की चोरी रुक गई, कई तरह का हमको जो है सो निश्चित रूप से सुविधा मिल गया। विद्यार्थी जी, आप सभी लोगों को मैंने कहा है, आप सब लोग टेक्निकल ITI बाय आशीष सर जो टेलीग्राम है उससे जुड़ जाइए। टेक्निकल ITI बाय आशीष सर, ये टेलीग्राम से सारे छात्र जुड़ जाइए। पहली बात, टाइम की सूचना मिलेगी। दूसरी बात, बहुत सारे बच्चे परेशान रहते हैं, जिनका परेशान रहना किसी कारण का नहीं है, बिना किसी कारण के परेशान रहते हैं। मैं उन्हें सूचित कर दूं, आपकी क्लासेस जो है मंडे टू फ्राइडे चलेगी, सैटरडे संडे आपकी क्लासेस नहीं चलेगी। इस बात को लेकर आप एकदम आश्वस्त हो जाइए और ध्यान में रख लीजिए। बहुत सारे बच्चे मैसेंजर पर, टेलीग्राम पर, फेसबुक पर, यूट्यूब पर जहां तहां मैसेज करते रहते हैं कि पैसा ले लिया, क्लास नहीं करा रहा है। तो साहब ये बातें गलत है। सैटरडे संडे आपका टेस्ट होता है, उस दिन क्लास नहीं होगा। अगर कोई शिक्षक आपको स्पेशल क्लास की सूचना देकर बुलाते हैं तभी सैटरडे संडे में वह क्लास होगी, नहीं तो नॉर्मली आपका सप्ताह में मंडे से शुक्रवार के बीच ही क्लास होगी। पहली बात। दूसरी बात जो सबसे महत्वपूर्ण है वो ध्यान दीजिए। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि आपकी क्लासेस का समय 9 से 12 के बीच रखा गया है, ठीक है। कोई पर्व होगा, कोई फेस्टिवल होगा, उसमें क्लासेस बंद रहती हैं। आज भी पटना के 90% कोचिंग बंद है, समझ गए। सिर्फ यही प्लेटफॉर्म अगल बगल आप पता कर लीजिए, यही सिर्फ खुला हुआ है, समझ गए। मेरा खुद भी मन था कि आज छुट्टी कर देते हैं, लेकिन हमको फिर सोचे कि नहीं चलिए आ जाते हैं। तो जब कोई फेस्टिवल रहता है,
माहौल नहीं सही रहता है, वैसे समय में आपकी क्लास बंद होगी, इस बात को आपको भी स्वीकार करना पड़ेगा। दूसरी बात, कोई शिक्षक अगर बीमार पड़ गया या उसके फैमिली में कोई घटना घट गई तो उस समय वह शिक्षक अनुपस्थित होगा, वह भी एक इंसान है, उसका भी फैमिली परिवार है, ये भी आपको देखना पड़ेगा। अब कोई व्यक्ति है, किसी का धर्म में आस्था है, तो आप उसको गोली नहीं मार सकते हैं, समझ गए कि नहीं? तो उसकी आस्था है, वह भी देश आज़ाद है, आपके लिए देश आज़ाद है तो उसके लिए आज़ाद नहीं है क्या? तो कोई शिक्षक, उसका ईश्वर के प्रति आस्था है, तो आज पूजा पाठ में लगा है, वो आज अनुपस्थित हो गया, तो आप उसको गोली नहीं मार सकते। तो आप इस बात को स्वीकार करिए। तो थोड़ा सा चीज़ों को मैनेज करना पड़ता है, नहीं तो हार्ड एंड फास्ट से काम नहीं चलता है, समझ गए कि नहीं? तो थोड़ा सा कोऑपरेट करिए। बाकी हमारा प्रयास ये जरूर रहेगा कि क्लासेस आज सस्पेंड होगी तो इसकी सूचना हम जरूर आपको पहले देने का प्रयास करेंगे और पूरी कोशिश रहेगी आपको जरूर दे दें, ठीक है? तो थोड़ा सा आप धैर्य बना के रखिए, तो चीज़ें दिक्कत नहीं होगी। आपको 9 से लेकर के ध्यान दीजिएगा, नॉर्मली जो आपका रूटीन रहेगा साथियों, मंडे और फ्राइडे, मंडे और फ्राइडे को आपका हिंदी होगा सुबह 9 से 10 AM के बीच में। आपका ट्रेड जिन बच्चों का है, उनका ट्रेड स्वाभाविक रूप से आपका चलता रहेगा 10 से लेकर 11 के बीच में, 10 से 11 के बीच में, लेकिन ये मंडे टू फ्राइडे चलेगा, ठीक है, सारी क्लासेस। फिर आपका देख लीजिए, हमारा जो कंप्यूटर है उसको जरा समझ लीजिए। आपका कंप्यूटर चलेगा मंडे, ट्यूसडे एंड फ्राइडे, ये 3 दिन आपका कंप्यूटर चलेगा 11 से 12 PM के बीच में, और यह चलेगा आपको मंडे टू फ्राइडे। उसमें हमने 3 दिन बता ही दिया है कंप्यूटर। उसके बाद आपका बच रहा है रीजनिंग। तो आपका रीजनिंग अभी 2 दिन चलेगा, जो कि आपका वेडनेसडे एंड थर्सडे होगा। वेडनेसडे एंड थर्सडे को आपका 11 से 12 में रीजनिंग होगा, ठीक है, ये ध्यान रखिए, 11 से 12 PM में आपका रीजनिंग होगा, ठीक है। तो आपका सुबह 9 से 10 क्लासेस सिर्फ 2 ही दिन चलनी है, निश्चित रूप से आपका मंडे और फ्राइडे के बीच में, ठीक है। फरवरी में 5 फरवरी के बाद जब हमारे इंग्लिश वाले सर का टाइम सेट हो जाता है, तो हम बचे हुए दिन में यहाँ पर इंग्लिश सेट कर देंगे। अभी तत्काल 10-12 दिन 15 दिन आपका इंग्लिश नहीं होगा, समझ गए? ये मैं स्पष्ट बता दे रहा हूँ। हिंदी की जगह पे रिप्लेस होकर इंग्लिश आ जाएगा, वो हम एडजस्ट कर देंगे। फिलहाल आपका यही रूटीन रहेगा। आपका ट्रेड प्रतिदिन 10 से 11 होना है, मंडे टू फ्राइडे। कंप्यूटर मंडे ट्यूसडे फ्राइडे 11 से 12 आपका होगा। रीजनिंग आपका 2 दिन 11 से 12 PM में होगा, और सोमवार और शुक्रवार को आपका 9 से 10 हिंदी होगा। ऑफलाइन वाले विद्यार्थी भी नोट कर लें, ऑनलाइन वाले भी माइंड में रख लें। अगर कभी कोई घटना होती है, कोई परेशानी होती है, शिक्षक नहीं रहते हैं, तब आपकी क्लास हो सकता है नहीं भी होगी। इसकी सूचना हम आपको टेलीग्राम पर तो जरूर देने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो आप लोग इसी तरीके से अपना करिए। बीच में भी चालू हो सकता है, जैसे इस सर का टाइम एडजस्ट होता है तो हाँ, तो कोई बात नहीं, हिंदी के बाद ही, हाँ ठीक है, तो हिंदी के बाद ही उसको करवा देंगे। कंप्यूटर 3 दिन करवा दिए हैं, कंप्यूटर का थोड़ा सिलेबस बड़ा है। हाँ, ज़्यादा वैसा पड़ता है तो आपको कंप्यूटर का क्लास एक्स्ट्रा भी हो जाएगा, उसके लिए दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यही रूटीन को हम लोग फॉलो करेंगे। चलिए, मैथ नहीं है यहाँ, मैथ बिल्कुल नहीं पूछा जाता है, ध्यान रखिए। GS के लिए आपको बहुत परेशान नहीं होना है। आप जो है GK GS के लिए करंट अफेयर्स देखिए। अब बिहार का जो है वो देखिए, समझ गए कि नहीं? हम एक स्ट्रक्चर आपको दे देंगे क्लास के दौरान ही कि कौन पार्ट को GK में पढ़िएगा, उसी को अपना पढ़िएगा, आपस में ग्रुप बना के डिस्कस कीजिएगा, ठीक है। और टेस्ट सीरीज सब में जो क्वेश्चन रहता है वो सब का मदद से आप पैटर्न को पकड़ के उसको खुद ही से पढ़िए, क्योंकि है तो 10 नंबर का, लेकिन उसका आप सब भी जानते हैं बहुत विशाल सिलेबस है। अब वो विशाल सिलेबस करने में तो बहुत मुश्किल है, तो इसीलिए हमको मेजर पोर्शन की तरफ ज़्यादा फोकस करना है। आप समुद्र में गोता भी लगा लीजिएगा तो 5 क्वेश्चन से ज़्यादा आप सही बना लीजिएगा, इसकी गारंटी 10 में नहीं है।
हाँ बिहार जी के रहता, ठीक है ना। 2 क्वेश्चन बिहार जी के रहेगा और 3 क्वेश्चन जरूर करेंट अफेयर्स रहेगा। तो 5 क्वेश्चन आपका ऐसे हो गया। फिर संविधान, उसका संशोधन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है उस पर 1 क्वेश्चन आपको रहेगा, ठीक है। तो 6 क्वेश्चन आपको इतना से पकड़ में आ गया। 6 के आसपास आप पहुंच रहे हैं तो बहुत है, इससे ज्यादा का सोचना भी नहीं। आइए, हम लोगों ने पिछले दिन चर्चा किया था साथियों रॉड टाइप के हीटर के बारे में, जिसमें हमने आपसे कहा था इसमें रॉड आपका कितने का रहता है, 30 सेंटीमीटर लंबा और 2 सेंटीमीटर व्यास वाला रहता है। और आपका पोर्सिलीन यानी चीनी मिट्टी का पाइप रहता है। उसी पाइप पे हम लोग पतला पतला क्या करते हैं, नाइक्रोम का तार लपेटते हैं और उस नाइक्रोम के तार को कॉपर के नंगे तार से जोड़ते हैं, और जिसमें फिर कनेक्शन किसका करते हैं, हमारी जो सप्लाई की वायरिंग है प्लग लगा करके 3 पिन का प्लग लगा के सॉकेट के माध्यम से उसको सप्लाई देते हैं। करंट जाती है, जूल का जो नियम है H बराबर I² R इंटू टी, उसके माध्यम से उसमें ऊर्जा का विकास होता है और उसी के बाद फिर आपकी क्या होती हैं, निश्चित रूप से हमें गर्मी प्राप्त होती हैं। इसके पीछे का जो भाग है, मैंने आपको पिछले दिन कहा था, इसके पीछे का जो भाग है वह ये वाला भाग, ये आपका क्या रहता है, रिफ्लेक्टर कहते हैं इसको। क्या कहते हैं, रिफ्लेक्टर। इसमें निकेल और क्रोमियम का हम लेप चढ़ाते हैं। निकेल क्रोमियम का लेप चढ़ाने से क्या फायदा होता है, हीट को अवशोषित नहीं करता, सभी हीट को क्या करता है, बाहर की तरफ रिफ्लेक्ट करता है। क्योंकि आप कभी नहीं चाहेंगे कि हमारा पेंदी वाला भाग क्या हो, गर्म हो। आप हमेशा चाहेंगे कि बाहर की तरफ हमारी गर्मी आए और हम सेकने का जो प्रयास कर रहे हैं जाड़े के मौसम में, उसको आराम से हम सेक सकें, ठीक है कि नहीं, ये ध्यान रखिएगा। तो रूम हीटर विशेष रूप से हमारे कमरे को गर्म करने का काम करेगा। नीचे का स्टैंड होता है, ऊपर भी हम जाली लगाते हैं जिसको ग्रिल कहते हैं। वह ग्रिल भी आपका लोहे का रहता है, लोहे के पतले तार से बना होता है। और उस लोहे के पतले तार के ऊपर भी क्या लगाते हैं हम, निकेल और क्रोमियम का लेप लगाते हैं। और वह लेप लगाने से हमको फायदा होता है कि वह ग्रिल भी हीट को अवशोषित नहीं करता, वह भी हीट को क्या करता है, बाहर फेंकना शुरू करता है। आप देखते होंगे कई बार जो बैगन पकाने के लिए हम लोग गैस पर एक जालीदार आया हुआ आज मिलता है मार्केट में, लकड़ी का हैंडल रहता है, आज जालीदार रहता है, स्ट्रक्चर बना हुआ, उसी को लेकर के उसी पे बैगन रखते हम लोग पकाते हैं। बहुत बार आप क्या महसूस करते होंगे, गर्म होते 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 बैगन तो पक रहा है लेकिन पूरा एकदम लाल हो जाता है, एकदम रेड हॉट। और ज्यादा दिन तक लगातार ऐसा हो रहा है तो फिर अपने टेढ़ा भी होने लगता है, मेल्ट भी कर जाएगा। मतलब स्वाभाविक सी बात है, हीट रिफ्लेक्शन वहां बहुत ज्यादा नहीं हो रहा, हीट का क्या हो रहा है, एब्जॉर्प्शन। जब रिफ्लेक्शन होगा तो वो पिघलेगा नहीं, अगर एब्जॉर्प्शन होगा तो उसको पिघला देगा, ये मामला साहब रहता है। तो हमें उन चीजों का भी क्या करना है, ध्यान रखना है। पहले तो हम लोग अचालक पदार्थ के रूप में पोर्सिलीन ही यूज करते थे, उसी का हम लोग जो है साहब इस्तेमाल करते थे। निश्चित रूप से प्लग के लिए जो हमारा सॉकेट का स्ट्रक्चर रहता था पोर्सिलीन का ही रहता था, जिसमें हम लोग कनेक्टर लगा करके और जोड़ते थे पिन को। अब धीरे धीरे इंप्रूवमेंट होता जा रहा है, तो हम लोग पीवीसी का प्रयोग कर रहे हैं, वल्कनाइज्ड इंडियन रबर का प्रयोग कर रहे हैं। ये सारी चीजें हैं जिसके बारे में हमने पिछले दिन आपको चर्चा किया था। आइए आज हम लोग बात करेंगे विस्तार से बॉल टाइप का हीटर। ये बॉल टाइप का हीटर में जो मेरा क्वाइल है, पिछला क्वाइल तो आपने रॉड टाइप का देखा, इसका क्वाइल हमारा कैसा है, आपका सिलिंड्रिकल टाइप का लट्टू स्ट्रक्चर का है। ये जो है आपका कैसा है, सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर का है, लट्टू जैसा है, छोटा सा है साथियों। इसी के ऊपर हम लोगों ने क्या किया है, नाइक्रोम के तार को लपेटा है। तो जरा ध्यान रखिएगा, बॉल टाइप के रूम हीटर में लट्टू आकार का उष्मक तत्व होता है, बाकी सब कुछ सेम है। और इसका पूरा जो संरचना है वो कैसा है, अर्धवृत्ताकार है। कैसा है साहब, अर्धवृत्ताकार। टेबल फैन आपने देखा होगा, सेम उसी तरह का इसका संरचना रहता है, जो कि यहाँ रियल तस्वीर उसकी आप देख रहे हैं। इसमें भी बाहर से ग्रिल लगा हुआ है, जो ग्रिल इसीलिए लगा है ताकि हम इसके संपर्क में सीधे ना आए। टेबल फैन में भी पंखे के बाहर आप देखते होंगे ग्रिल लगा रहता है। ग्रिल क्यों लगा रहता है, आपका हाथ कभी कोई बच्चा है ऐसे छू लिया या कोई कपड़ा ही फंस गया हमारा, है ना, तो वो आपको नहीं फंसे, हमारा नुकसान स्वाभाविक रूप से ना हो, तो सीधे हम बिजली के संपर्क में ना आए, उससे भी बचने के लिए प्लस हमारी सुरक्षा के लिए भी क्या होता है, यहाँ पर ग्रिल लगाते हैं। नॉर्मली 1000 वाट का कंजप्शन जरूर आपका जो है करता है, ध्यान रखिएगा।
कंप्यूटर का पीडीएफ विद्यार्थी जी क्लास होगा तो जरूर आ जाएगा है। इंग्लिश का क्लास भी होगा। मैंने तो सुबह ही यही चीज़ अभी चर्चा की है। आप लोग लेट क्लास जुड़ते हैं और एक ही सवाल सब लोग पूछते हैं, तो पीछे की वीडियो भी आराम से चलेगी, कोई समस्या नहीं है। ठीक है, आप पहले देखिए क्या है, ऑनलाइन क्लास परचेज करना बहुत खुशी की बात होती है और मेरे विचार से तो सभी को ऑनलाइन पढ़ना चाहिए। ऑफलाइन तो किसी को जीवन में कभी नहीं पढ़ना चाहिए। अपने घर में रहिएगा, रजाई में लेट करके आराम से आनंद के साथ हीटर भी जला करके और ऐसे करके देख लीजिएगा। जब मन होगा तब देखिएगा, नहीं मन होगा नहीं देखिएगा। तो आपके पास क्या होता है, ज्ञान कब्जे में आ जाता है। ऑफलाइन वाले बच्चे को तो बहुत कष्ट झेलना पड़ता है। ठंडा में स्नान करके आना है, बैठना भी है, फिर देखिए कि जूता पहना है, कोई नहीं भी पहना है, बहुत कष्ट झेलना पड़ रहा है। उसके बाद फिर क्या है, तो ये सब चीज़ आज पढ़ाई हुआ कल मिलेगा नहीं मिलेगा, बहुत तरह का बात होता है। तो आपको तो झमेला है। ऑनलाइन से आपको 4 गुना 5 गुना 10 गुना फीस भी ज़्यादा देना पड़ता है, स्वाभाविक सी बात है। तो इस लेकर के सुविधा तो है ही, लेकिन उस सुविधा के साथ साथ आपको ऑनलाइन सिर्फ व्हाट्सएप चला लेना, फेसबुक चला लेना, ट्विटर चला लेना ही मोबाइल का इस्तेमाल नहीं है। ऑनलाइन क्लासेस की बारीक चीज़ों को समझना भी पड़ेगा, कैसे उसको ऑपरेट करें, कैसे चलाएं, ये सब चीज़ भी आपको जानना सीखना पड़ेगा, फिर वह आपको फायदा पहुंचाएगा। समझ गए कि नहीं? तो आप बेहतर उपयोग करिएगा तो आपको आनंद आएगा। ठीक है, मैंने रूटीन भी बता दिया है। रही बात इंग्लिश के क्लास की, इंग्लिश का क्लास भी मैंने चर्चा किया है कि वह भी क्लास होगी। अचानक से हम सब क्लास एक ही बार आपका दे दें, मेरे पास सभी शिक्षक मौजूद हैं, फिर आपका क्या होगा, हौच-पौच हो जाएगा, आप बैलेंस स्टडी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, हाँ, अगर हमारा नोटिफिकेशन आ जाता है तब तो हम 3 घंटे क्लास को 4 घंटा भी कर सकते हैं, उस समय तो हमको भी युद्ध स्तर पर लगना पड़ेगा। लेकिन जब तक नोटिफिकेशन नहीं आया है तब तक ज़्यादा अंक वाले सब्जेक्ट को हम लोग विशेष ध्यान देते हैं और जो कम अंक वाले हैं उसको हम लोग लगा देंगे, क्योंकि इंग्लिश में 6-7 टॉपिक ही आपका है, समझ गए। और जो 6-7 टॉपिक है वह हिंदी का जस्ट इंग्लिश है, समझ गए। पर्यायवाची शब्द, समान शब्द वाले भिन्नार्थक शब्द, श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द, फिर आपका सपोज कर लीजिए उल्टा विपरीत शब्द, फिर आपका अनेक शब्दों का एक शब्द, यही वहां पर है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, एंटोनेम, सिनोनेम, समझ गए। उसके बाद सेंटेंस करेक्शन, यहाँ भी है वाक्य सुधार। तो जो चीज़ें हिंदी में आप पढ़ रहे हैं उसी का जस्ट इंग्लिश रूपांतरण आपको पढ़ना है। इसीलिए आप लोग की क्लासेस इंग्लिश वाली जो हैं, क्योंकि ये क्लासेस ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों साथ में चलती हैं, तो हम उसको मैनेज करके आपका चलवाएंगे। जो रूटीन दिया उस हिसाब से चलेगा। थोड़ा सा आप धैर्य रखिए, बहुत परेशान नहीं होना है। और जो अदर सब्जेक्ट्स हैं उसमें जो भी स्टडी मटेरियल आपको दिया जाएगा उतना ही पढ़िए, उसी से बहुत आपका सफिशिएंट है। आप 10 तरह की किताबों के चक्कर में पढ़ेंगे तो फिर आप अच्छी तैयारी नहीं कर पाएंगे, समझ गए, ये आप स्वीकार कर लीजिए। और जो पीडीएफ बोर्ड पीडीएफ जाता है उसको तो प्रिंट एकदम नहीं निकलवाइए, आपका बहुत पैसा खर्च होगा। बोर्ड पीडीएफ को मोबाइल या लैपटॉप में खोल करके अपनी कॉपी पर नोट करते हुए तब उसको नोट्स बनाते चलिए। ऐसा करने से आपकी डबल तैयारी होगी और रिवीजन करने में भी आपको सुविधा होगा, समझ गए। इसको जरूर ध्यान में रखिए। आइए, हीटर में क्या होता है साथियों, इसकी आकृति आप देख रहे हैं कैसी है, अर्धवृत्ताकार है। और इस आकृति का जो हीटर है वो आपका रड टाइप हीटर से इसीलिए थोड़ा बढ़िया माना जाता है क्योंकि एक तो आप टेबल पर इसको आसानी से रख दिए किसी भी प्लेस पर, साथ ही साथ इसका रोटेशन वाला सिस्टम भी रहता है। हम चारों तरफ इसको क्या कर सकते हैं, घुमा सकते हैं। और वो जो स्टैंड वाला था उसको चारों तरफ अपनी इच्छा अनुसार आप घुमा नहीं सकते हैं। तो हमारे रूम की जो हीटिंग पोजीशन है वो बहुत आराम से क्या होती हैं, होती चली जाती हैं। ठीक है, क्वेश्चन बिल्कुल प्रैक्टिस करवाया जाएगा, पहले थोड़ा पढ़ लीजिए, नहीं तो आपकी इच्छा है तो हम अभी क्वेश्चन करा देते हैं और थ्योरी हम बिल्कुल नहीं पढ़ाएंगे। जैसा आप आदेश दीजिएगा, हम तो सेवक हैं, आपके आज्ञा पालक हैं, आप जो आदेश दीजिएगा सेवक वो आपकी सेवा करेगा, स्वाभाविक सी बात है। इसलिए आप शिक्षक के हिसाब से चलिएगा तो आपका जीवन सफल हो जाएगा। शिक्षक को अपने हिसाब से चलवाइएगा तो शिक्षक का जीवन तो सफल है ही। अभी भी पैसा कमा रहा है, ई लाइन छोड़ देगा तब भी पैसा कमाएगा। आप रसातल में चले जाइएगा। इसीलिए शिक्षक के हिसाब से चलिए, शिक्षक आपके साथ बेईमानी नहीं करेगा, ये भी आप ध्यान रखिए। कितना आपका बेईमानी कर ही लेगा, अगर करता भी है तो थोड़ा सा पॉजिटिव होके चलिए, ठीक है कि नहीं।
दुनिया बदल गई है। जो बेईमान होता है, झूठ बोलता है, वहां पर बहुत विश्वास लोगों का होता है। ईमानदार लोगों को पल पल परीक्षा देनी पड़ती। आइए साहब, तो इस प्रश्न से इस चैप्टर से संबंधित जितना पॉसिबल क्वेश्चन होगा सब करवाएंगे। साथियों, यहाँ पर हम लोग ध्यान देते हैं कि हमारा हीटर जो है उसमें सब लोगों को मालूम है कि इसमें तंतु होगा, कॉइल होगा, और वो कॉइल किस चीज़ का होगा, वाइंडिंग किस चीज़ की होगी, नाइक्रोम की, है ना। तो बिल्कुल साहब, दोनों हीटर में कोई फर्क नहीं है, दोनों आपका समान है, बस उसका डिजाइन में खाली क्या है, अंतर है। डिजाइन बना दिए, रोटेशनल मैकेनिज्म लगा दिए, तो आपका हो गया ये आपका बॉल टाइप का हीटर। अब यही हीटिंग सिद्धांत पर ये जितने भी अवयव हैं सब आपके विद्युत धारा के उसमें प्रभाव पर आधारित हैं। क्या है साहब? आपका हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। क्या होता है ये आपका होता है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा का उष्मीय प्रभाव। समझ गए साहब? क्या कहते हैं इसको? विद्युत धारा का उष्मीय प्रभाव, उसी पर आधारित होता है। अब हम लोग स्टोव पर आते हैं। पिछला वाले से तो हम लोगों ने हाथ सेकने का काम किया था, अपने आप को गर्म किया था, रूम को गर्म किया था। अब की बार यह क्या हो रहा है, तो खाना बनाने के काम में आ रहा है। तो खाना बनाने के लिए हम इसका प्रयोग अगर करेंगे तो उसी को क्या कहते हैं, विद्युत स्टोव कहते हैं। इसमें भी विशेष संरचना कुछ नहीं है, वही सब कुछ सेम है। यहाँ भी क्या रहता है आपका, चारों ओर से इंसुलेशन का कवर है, हमारी बॉडी है, यहाँ पर हैंडल है ताकि इसको आगे पीछे खिसकाना है, लाना ले जाना है, उसमें सुविधा होगा। यहाँ आपका सॉकेट है जिससे आप इसको सप्लाई देने का काम करेंगे। यहाँ भी ऊपर में ग्रिल दे दिया ताकि आप इसके ऊपर बर्तन रख सकें, आराम से बर्तन इसके ऊपर होल्ड कर सके। बर्तन होल्ड करेगा तो उसको खाली हीट मिलेगी, नहीं तो बर्तन अगर पेंदी में कॉइल पे सटेगा तो हीट के साथ साथ करंट भी आपके बर्तन में आ जाएगी। दूसरे नंबर पर इसका जो निचला भाग होता है वह अभ्रक का होता है। क्या होता है? वह अभ्रक का होता है, जो कि आप सब जानते हैं, माइका ही उसको अंग्रेजी में कहते हैं। और अभ्रक का सर्वाधिक उत्पादन आपके झारखंड के कहां पर होता है जी? सिंहभूम और कोडरमा जिले में। कहां होता है? सिंहभूम और कोडरमा जिले में। और थोड़ी सी मात्रा अभ्रक की लखीसराय के भी क्षेत्रों में पाई जाती है। समझ गए? तो ये ध्यान रखिएगा। हाँ, लखीसराय में भी कुछ, जमुई में हल्का फुल्का रहता है, लेकिन ज्यादा मात्रा उधर ही है। अब 85% इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री इंसुलेशन के लिए अभ्रक का ही प्रयोग करती है। तीनों रूप में प्रयोग होता है, पाउडर के रूप में भी, पेस्ट के रूप में भी और सॉलिड के रूप में भी। इसी कारण से इसकी पॉपुलैरिटी बहुत ज्यादा है। अब इसमें ध्यान रखिएगा। आइए, अब यहां पर हम लोगों को ध्यान देना है कि इसका जो मुख्य भाग है वो देखिए क्या होता है। सबसे पहले तो आपका नीचे का बेस, ये जो आप बेस देख रहे हैं, ये बेस किस चीज का है? आपका हीटर प्लेट कहलाता है। यह प्लेट आपका साथियों स्वाभाविक रूप से हमारा, या तो आपको जनरली हम लोग किसका लेते हैं, अभ्रक का लेते हैं, नहीं तो चीनी मिट्टी का लेते हैं। तो हमने चीनी मिट्टी का क्या किया, हमने प्लेट ले लिया। और इस प्लेट पे देखिए ऐसे ऐसे खांचा बना हुआ है। क्या बना हुआ है? खांचा। आप सब जानते हैं मेरे तार की लंबाई जितनी बढ़ती है मेरा रेजिस्टेंस उतना बढ़ता है, क्योंकि आपको मालूम है R बराबर रो L बाय A होता है। ठीक है, तो हमारा लंबाई बढ़ेगा। अगर हम सीधा तार ले लें बहुत लंबा, हीट तो बहुत अधिक हो जाएगा, लेकिन हीट एकत्रित नहीं होगा। तो हमें क्या चाहिए? एकत्रित हीट चाहिए, एक जगह हीट चाहिए। तो एक जगह हीट करने के लिए हमको लंबे तार को छोटे जगह पर ऐसे ऐसे ही फंसाना पड़ेगा। आप लोग बहुत सारे बच्चे बाबा धाम गए होंगे, वहां जब गए होंगे तो इधर तो रास्ता सीधा है, और जब मंदिर पहुंचे दर्शन करने में 3 घंटा से ज्यादा लग जाता है। कम ही दूरी पर ऐसे ऐसे वो बहुत चक्कर लगवाता है ताकि भीड़ का नियंत्रण हो जाए। मतलब साफ है, यहां भी हम लोग क्या करते हैं, यहां भी हम लोग क्या करते हैं साथियों, कई बार जो है साहब
टर्न को आगे पीछे लपेट रहे हैं, तो मेरी कंडक्टर की लंबाई तो ज्यादा हो जाती है, जिससे हीट हमारा बढ़ता है, रेजिस्टेंस हमारा बढ़ता है, साथ ही साथ हमारा स्पेस छोटा होता है, और उस छोटे स्पेस होने से यह फायदा होता है कि एकत्रित हीट हमें मिलती है, और जब एक्यूमुलेटेड हीट होती है तो स्वाभाविक रूप से हमारा क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। आपका बर्तन, जिस बर्तन में आप खाना बनाना चाहते हैं, वह एक सुटेबल हीट को प्राप्त कर पाएगा, इसीलिए ऐसा रहता है। साथ ही साथ आप देखते होंगे जो पुराना हीटर है, याद कीजिए एक जमाना था जब हीटर पर लोग खाना बना लेते थे, अब तो आप लोग आयरन भी लगाते हैं तो एमसीबी गिर जाता है, मकान मालिक लोग आपको आयरन भी करने के लिए संभव नहीं है कि देता है, बहुत जगह तो लैपटॉप जोड़ता है तो गिर जाता है, एमसीबी डाउन हो जाता है, तो ये सब एक गलत अलग परेशानी है। तो बिजली के लिए ये सब किया जा रहा है, लेकिन जब सब चीजें ओपन था, हम लोग आराम से रात उत में क्या करते थे, कटिया फंसा के हीटर पर चला दिया, चावल उस पर चढ़ा दिया, है ना, स्लो रहता था, अपना बन रहा है कोई चीज ऐसा जो धीमा आंच पे बनना है, बन रहा है, तो वो होता था। अब ये सब चीज का दिक्कत हो गया, बिजली की चोरी अब मुश्किल हो गई। तो साथियों अब क्या है, यहाँ जो हमको हीट मिल रहा है, तो उसके भीतर आपको याद होगा, अगर कोई भी आपका जो मेरा कॉइल का संरचना है ऊपर उठता था, तो हीट में कहीं न कहीं कमी आती थी, अनबैलेंस होता था, ऊपर उठ करके पेंदी में सटता था, तो कुकर में या बर्तन में भी करंट आ जाती थी। तो सभी के बीच में एक पतला पतला तार से नीचे पेंदी वाले भाग में कसा रहता था, ताकि उस खांचे में मेरा कॉइल आराम से क्या हो जाए, फिट रहे। उसके बाद साथियों यहाँ की जो खास बातें हैं वो ध्यान रखिएगा, चीनी मिट्टी का बना हुआ 15 से 20 सेंटीमीटर व्यास और 25 mm मोटाई, इस पॉइंट को जरूर आप माइंड में रखिएगा। मेरा व्यास कितना होगा, 15 से 20 सेंटीमीटर, अब 15 से 20 सेंटीमीटर के व्यास का, अब मोटा होगा आपका 25 mm, यानी 2.5 सेंटीमीटर आपका क्या होगा, मोटा। तो 2.5 सेंटीमीटर मोटाई का हम क्या करते हैं, यहां पर निश्चित रूप से चीनी मिट्टी का लेयर लेते हैं, एक प्लेट लेते हैं, और उसी प्लेट में खांचा बना करके कॉइल को हम लोग सेट करते हैं, और नॉर्मली 1300 डिग्री सेल्सियस तक हीट को देने की क्षमता इस प्लेट की होती है। तो हम अपनी आवश्यकता अनुसार जितना हीट हमको चाहिए उतना हीट हम इससे प्राप्त करते हैं, और बड़े आराम से हम भोजन बना लेते हैं। अब यहाँ सोचने वाली बात है, इस नाइक्रोम का जो है आप तार अगर लीजिएगा, तो मैंने क्या कहा था आपसे, पतला तार लीजिएगा, ठीक है, और जो नाइक्रोम का तार पतला हम लेंगे तो साहब उसका कितना मोटाई होगा, तो देख लीजिए आपको 26 से 28 SWG। कितने छात्र SWG के बारे में जानते हैं, बिल्कुल सही कहा, क्या होता है इसका पूरा नाम, स्टैंडर्ड वायर गेज होता है। साथियों इसके माध्यम से हम तारों की क्या करते हैं, तारों की मोटाई या इसका व्यास हम लोग मापते हैं, क्या मापते हैं, इसका व्यास मापते हैं, जो कि आपका mm में व्यक्त करता है। प्लस एक कंसेप्ट आप लाइफ टाइम याद रखिएगा, SWG नंबर अगर ज्यादा होगा, मेरी तार क्या होगी, पतली होगी, तार पतली होगी, रेजिस्टेंस अधिक होगा, रेजिस्टेंस अधिक होगा, करंट कम जाएगी। फिर साहब याद रखिएगा, SWG नंबर अगर मेरा कम होता है, तार मेरी कैसी होगी, मोटी होगी, तार मोटी होगी, रेजिस्टेंस कम होगा, रेजिस्टेंस कम होगी, करंट अधिक होगा। साथियों इसको बिल्कुल कमांड कर लीजिएगा, आपको कई परीक्षाओं में यह पूछा जाता है, ठीक है। तो यहां पर मेरा 26 से 28 SWG है, तो मैं एक छोटा सा सवाल पूछता हूं, 8 SWG वाला तार मोटा होगा कि 28 वाला मोटा होगा, बिल्कुल सही, 8 वाला मोटा होगा, कि 26 से 28 वाला क्या होगा, पतला होगा, समझ गए। अब यह जो पतला होगा तो स्वाभाविक है रेजिस्टेंस अधिक होगी, रेजिस्टेंस अधिक होगी तो मेरा हीट लॉस अधिक होगा। साथियों ध्यान रखिए, लगभग हम कितना लंबा तार लेते हैं, 50 से 60 सेंटीमीटर का लेते हैं। तो अब आपको कंसेप्ट समझ में आ गया होगा, 15 से 20 सेंटीमीटर का गोलाई वाला मेरा प्लेट था, उसी गोलाई के प्लेट पर 50 से 60 सेंटीमीटर के तार को हमको लपेट करके सेट करना है, ताकि मेरी दूरी तो बढ़ जाए, रेजिस्टेंस अधिक रहे, लेकिन मेरा हीट एक ही जगह क्या हो जाए, कलेक्टेड रहे, तभी हम खाना बना पाएंगे। नहीं तो बटे हुए हीट से खाना आप कहां से बना पाएंगे, कम आंच रहेगा, कम ताव रहेगा, तो आपको बहुत मुश्किल हो जाएगा, बीरबल का खिचड़ी हो जाएगा, है कि नहीं है। तो साथियों ध्यान रखिएगा, नॉर्मली जो है 900 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर तक हम लोग क्या करते हैं, इसके माध्यम से काम कर सकते हैं। पावर कंजप्शन थोड़ा ज्यादा करता है,
1000 से 2000 वाट के रेंज का होता है। आपको जब भी परचेज आप करेंगे तो आपको स्पष्ट वहां पता चलेगा कि भाई कितने वाटेज का है, कितनी क्षमता का है, कितना हीट चाहिए, उस आधार पर आप खरीदते हैं। हालांकि अब इसका प्रयोग जो है होना बंद हो गया, इसकी जगह पर अब आ गया इंडक्शन चूल्हा, जो कि पावर कंजप्शन भी कम करता है, बिजली का झटका भी नहीं है, टाइमर भी आप सेट कर देते हैं, और बगल का बॉडी में कहीं कुछ गर्म भी नहीं होता है, रूम में भी आपका हीट नहीं आता है। तो काफ़ी चीज़ें अब जो है टेक्नोलॉजी जैसे जैसे बदल रही हैं, चीज़ें बदल रही हैं। हाँ बिल्कुल डिजिटल हो गया, कितना पर करना है कॉफ़ी, कितना पर क्या, सब आप बटन दबा दीजिए, उतना के बाद अपने बंद हो जाता। ठीक है कि नहीं? तो ये चीज़ें हैं। तो हम लोगों का अभी उसके बारे में सिलेबस में है नहीं, तो हम लोगों को उसके बारे में भी पढ़ना नहीं है। मुख्य बात क्या है, हमारी जो टेक्नोलॉजी प्रेजेंट में इस्तेमाल की जाती हैं, हम उससे 10 से 15 साल पुरानी टेक्नोलॉजी को अपने किताबों में, अपने सिलेबसों में पढ़ते हैं। इसी कारण से हम पिछड़ जाते हैं। समझ गए कि नहीं? जो सच्चाई है, अगर टेक्नोलॉजी, वर्तमान टेक्नोलॉजी और हमारी कोर्स करिकुलम दोनों एक साथ अगर हो जाए तो विद्यार्थी गवर्नमेंट जॉब के लिए इतना चिंतित नहीं रहेगा। वो अपनी पढ़ाई करने के बाद बहुत अच्छे अवसर जीवन में प्राप्त कर सकता है। गवर्नमेंट जॉब उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन यह कोर्स करिकुलम का कमजोर होना ये बहुत नुकसान छात्रों के जीवन का है। आइए साहब, अब बॉडी पर बात करते हैं। इसका जो बॉडी होगा, चारों तरफ से ध्यान रखिएगा। एक मित्र हैं ना, कई बार क्या होते हैं, चतुर बन जाते हैं, हम अपने करते। मुझे ऐसे छात्र मिलते, ITI भी सेम से, इंटर भी सेम से, इन्होंने ग्रेजुएशन भी सेम सेशन में किया, ITI भी सेम किया, ITI भी सेम है, डिप्लोमा भी वही। आखिर ऐसे बच्चे जीवन की हत्या ही तो कर रहे हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप चतुराई क्या दिखाते हैं, मैं रेलवे में फॉर्म भरूंगा, मैं लिखूंगा ITI इतना से इतना, ग्रेजुएशन इतना, BLIS इतना, ठीक है, BEd इतना, मतलब हम 50 डिग्री का गणना वहाँ पर कर देंगे तो बिना परीक्षा के रेलवे हमको सेलेक्ट कर लेगा, बहुत मुनाफा है। विद्यार्थी आपको जेल हो जाएगी। आप सेम सेशन में और रेगुलर कोर्स आप कैसे कर सकते हैं? हाउ इज इट पॉसिबल? एक लड़के का इंजीनियरिंग कॉलेज में भी अटेंडेंस बन रहा है, उसी लड़के का ITI कॉलेज में भी अटेंडेंस बन रहा है, और सेम टाइम पर सेम जगह पर, ये कैसे पॉसिबल है साहब? तो आप किसी एक डिग्री को लेकर आगे बढ़ेंगे, अपनी 40 डिग्री आप रेलवे को या किसी विभाग को दिखाने का प्रयास नहीं करेंगे। और ग्रेजुएशन स्तर पर तो बिहार इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में ये सारी पद बिल्कुल नहीं हैं, ये सभी पद सिर्फ ITI स्तर पर हैं। इसीलिए आप सिर्फ ITI की ही चर्चा करेंगे, अपना विस्तृत विवरण, अपना जन्म कुंडली फॉर्म भरने में नहीं देंगे, नहीं तो आप फंस जाएंगे। और ये बात अभी आपने हमसे पूछ लिया, अच्छी बात है, बाकी किसी को भी नहीं बताएंगे। आप अपने जॉब करने के दौरान अपने कलीग को सफल होने पर नहीं बताएंगे। अगर बता दिए, कभी कोई खटपट हो गया, वह अगर आपके ऊपर दायर कर दिया, याचिका दायर कर दिया, तो फिर आपकी नौकरी तो जाएगी ही जाएगी, जितना पैसा इतना दिन में कमाए होंगे वो भी असुलाएगा, और 3 साल का कैद भी होगा, और जीवन में कभी किसी सरकारी नौकरी में आपको अलाउ नहीं होगा। तो आप क्यों अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारना चाह रहे हैं? ठीक है, इसीलिए ऐसी बातें कमेंट करके मत पूछिए, समझ गए? ऐसी बातें पूछनी हो तो इंक्वायरी में कॉल वगैरह करके तब पूछ लिया कीजिए। ये व्यक्तिगत सलाह दे रहा हूं, या कभी आके मिल करके सामने सामने बात कर लीजिए। ठीक है, चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों बॉडी की बात करते हैं। तो ये बॉडी चारों तरफ की जो होती है वो किसकी बनी होती हैं? लोहे की सीट की होती हैं। यहाँ पर इंडिकेटर हमारा स्विच है, ये आपका इंडिकेटर मान लीजिए है, जिसके माध्यम से पता चलेगा सप्लाई जा रही है। ये नोब है, जिस नोब से आप कितना वोल्टेज रिसीव कर रहे हैं उस हिसाब से हमारी करंट के मान में भी उतार चढ़ाव होगा। आप सब जानते हैं ओम का नियम। साथियों, ओम का नियम क्या कहता है? यदि ताप को हमने क्या कर दिया, नियत रखा, टेम्परेचर को हमने कांस्टेंट रखा, तो आपकी वोल्टेज किसके समानुपाती होती हैं? करंट के समानुपाती होती हैं। वोल्टेज बढ़ेगा तो हमारी करंट क्या होगी?
बढ़ेगी, अब वोल्टेज घटेगा तो करंट भी घटेगी। समझ गए? अब यहीं से एक छोटी बात समझ लीजिए, जिस अवयव में यह होता है कि हमारे वोल्टेज के बढ़ने से करंट बढ़ती हैं, करंट के घटने बढ़ने से वोल्टेज घटता बढ़ता है, वह अवयव आपका कैसा होता है? लीनियर एलिमेंट होता है। क्या कहते हैं उसे? रेखीय अवयव कहते हैं। क्या कहते हैं साहब? रेखीय अवयव। कौन कौन रेखीय अवयव है? रजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर। याद रख लीजिएगा, आर, एल और सी क्या है? रेखीय अवयव हैं। इन सभी में वोल्टेज करंट के क्या होता है? समानुपाती होता है। क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ओम के नियम के अनुसार वोल्टेज करंट के बीच का जो ग्राफ है कैसा होता है? आप कहिएगा रेखीय ग्राफ होता है। कैसा होता है? लीनियर ग्राफ होता है। ठीक है, यह जो है आपका क्या है? थीटा है, जो थीटा आपका स्लोप होता है, और यही स्लोप आपका रजिस्टर होता है। तब ना हम R बराबर V बाय आई लिखते हैं साथियों, जो आद किसका सूचक है? प्रतिरोध का सूचक है। ये प्रश्न आपको बिहार इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में तो नहीं पूछेगा, ये प्रश्न आपको ALP वगैरह में पूछेगा। समझ गए? ध्यान रखिए, कभी कभी जहां आपको जरूरत महसूस होता है तो नोट भी कर लिया कीजिए, बाकी आपकी इच्छा है। आइए साहब, अब ये जो लोहे का शीट था उस पर हम लोग क्या कर देते हैं? पेंट कर देते हैं। और ये जो पेंट करते हैं वो पेंट कैसे होता है? इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग जो है यह किस पर आधारित होता है? ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रोप्लेटिंग किस सिद्धांत पर आधारित है विद्यार्थियों? इलेक्ट्रोप्लेटिंग आधारित है फैराडे के विद्युत अपघटन के सिद्धांत पर। किस पर? फैराडे के विद्युत अपघटन के सिद्धांत पर। ठीक है, यानी फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे? फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। इसका इक्वेशन मालूम है? क्या होता है यह नियम? M बराबर ZI/T होता है। जहां M है किसी धातु के पर आप जो दूसरे मटेरियल का लेप चढ़ा रहे हैं, उस लेप की मात्रा मास कितनी है? M है। Z मेरा क्या है? इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट है। I आपकी करंट है और T आपका समय है। यानी स्पष्ट है, आप जानते हैं यह भी विद्यार्थियों, हम M बराबर ZIT को हम Q लिख सकते हैं, क्योंकि Q बराबर क्या होता है? I/T। चार्ज बराबर I/T होता है, तो आप इसे क्या मेंशन कर सकते हैं? Z/Q। तो यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि M किसका समानुपाती होता है? आपके आवेश का समानुपाती होता है। इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट Z का समानुपाती होता है, करंट का समानुपाती होता है। समझ गए? ये सब प्रक्रिया के लिए कैसी वोल्टेज, कैसा करंट चाहिए? AC की DC? DC चाहिए। जीवन भर याद रखिएगा। ठीक है, इन सारी प्रक्रियाओं के लिए क्या चाहिए हमको? DC सप्लाई चाहिए। विद्युत लेपन, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, समझ गए? ये सारी घटनाएं कैसे होती हैं? DC सप्लाई पर होती हैं, AC सप्लाई पर यह नहीं होती हैं। इसको याद रखिएगा। तो ये अपनी अपनी सबकी विशेषता होती है। अगर AC देते भी हैं तो रेक्टिफायर के माध्यम से उसको DC में बदल लेंगे, तब करेंगे। समान रूप से इसको कैसे समझते हैं? चांदी के जेवर पर सोने का पानी चढ़ाया जाता है, याद होगा आप लोगों को, है ना? कितना बड़ा बड़ा जेवर रहता है और सोना का एकदम लगता है बाप रे, तो 50 लाख का सोना ही पहना है, लेकिन रियल में क्या रहता है? वो चांदी का रहता है और उसके ऊपर सोने का पानी। तो इन्फीरियर मेटल के ऊपर सुपीरियर मेटल का लेप चढ़ाना ही क्या कहलाता है? इलेक्ट्रोप्लेटिंग। अंग्रेजी में कहेंगे द प्रोसेस ऑफ प्लेटिंग ऑफ इन्फीरियर मेटल टू सुपीरियर मेटल, दैट इज कंसीडर्ड एज इलेक्ट्रोप्लेटिंग। ऐसी प्रक्रिया जिसके माध्यम से हम कमजोर धातु पर अच्छी धातु की परत चढ़ाते हैं, उसे इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं। और इलेक्ट्रोप्लेटिंग निर्भर किस पे करता है? फैराडे के विद्युत अपघटन के सिद्धांत पर। और इस सिद्धांत के आधार पर जो हमारा मैथमेटिकल अप्रोच निकलता है, क्या मिलता है? M बराबर ZI/T। इसी को हम Z/Q भी कहते हैं, क्योंकि IT का मान Q के बराबर होता है। ये क्वेश्चन आपको पिछली बार 3 सेट में असिस्टेंट लोको पायलट में पूछा हुआ था। पिछली बार सेल बैटरी को बहुत पसंद किया था लोको पायलट। आइए साहब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर हम लोग चर्चा करते हैं कि ये जो चारों ओर मेरा धातु का प्लेट है, दैट मीन्स मेरा क्या है? आयरन है। उस आयरन के ऊपर हमने क्या किया है? निकेल या क्रोमियम का लेप चढ़ा दिया है। ठीक है,
उसके बाद हम लोग मेटल का प्लेट इसलिए भी लेते हैं ताकि यदि हमारी संभव हो, पॉसिबल हो, तो हम इसको अर्थिंग वायर से भी क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। ऐसा करने से कोई भी लीकेज करंट आपकी इस बॉडी में नहीं रहती है। अगर रहेगी भी लीकेज करंट तो वो धड़ल्ले से कहाँ चली जाएगी, पृथ्वी के अंदर चली जाएगी। आप सेफ और सुरक्षित हो जाएंगे, इसमें कोई शक नहीं है। आइए विद्यार्थियों, अब बाकी हैंडल है, सॉकेट है, सब इसी फ्रेम में अटैच होता है। आखिर कहीं तो उसको टिकाना पड़ेगा, स्वाभाविक सी बात है। तो ये जो आपका बॉडी है, गैस चूल्हा वाला जो बॉडी है, सेम वही सब कुछ है। बस अंतर है कि इसमें बर्नर लगा दिए हैं, गैस जा रहा है। यहाँ हमने क्या किया है साहब, पोर्सिलीन का हमने प्लेट लिया है, उसके ऊपर खांचा बना के कॉइल को इंस्टॉल किया है। साथियों ध्यान रखिएगा, इसके ऊपर भी ग्रिल है, वह ग्रिल भी लोहे के तार की बनी होती हैं और उसके ऊपर भी क्रोमियम का लेप चढ़ाते हैं ताकि हीट को वह क्या करे, रिफ्लेक्ट कर सके और हमारा सीधा संपर्क तंतु से ना हो जाए। ठीक है, ये सारी चीजें हैं। तो साथियों आपको ध्यान रखना है कनेक्टिंग लीड, इसके लिए भी जो आप कनेक्शन करिएगा तो कैसे करिएगा, तांबा का तार कैसा होना चाहिए, मोटा। क्यों मोटा होना चाहिए, ऐसे भी तांबे के तार में प्रतिरोध कम होता है, मोटा होगा तो और कम होगा, और कम होगा तो ज्यादा से ज्यादा करंट हम सप्लाई से यहां प्रदान कर सकेंगे। और जितनी करंट की मात्रा अधिक होगी, आप जानते हैं हमारी हीट I² के क्या है, समानुपाती हैं। करंट 2 गुनी बढ़ती है तो मेरा हीट 4 गुना बढ़ेगा। तो हम बिल्कुल वह प्रयास करते हैं और सभी के ऊपर आपका बीड्स लगा होता है, सारे तारों के ऊपर, और ये बीड आपका अचालक आवरण रहता है जो कि प्लग को लगाने निकालने के दौरान या फिर हमारे वोल्टेज के घटने बढ़ने के दौरान कहीं भी अगर लूज कनेक्शन है, स्पार्किंग वगैरह अगर होती हैं तो उस स्पार्किंग से जो उष्मा प्राप्त हुई है, उस उष्मा को सहने की ताकत आपके इस बीड्स में हो, इस अचालक पदार्थ में हो, ताकि आपका शॉर्ट सर्किट ना हो, सिस्टम आपका डैमेज ना करे। यह ध्यान रखना है, क्योंकि आप जानते हैं किसी भी अचालक पदार्थ में यह गुण जरूर होना चाहिए, धारा को प्रवाहित तो ना करे लेकिन उष्मा को भी वह मेंटेन करके रखे। ऐसा नहीं कि थोड़ी सी हीट होने पर तुरंत गल जाए। ये ताकत भी हमारे इंसुलेटिंग मटेरियल के अंदर निश्चित रूप से क्या होनी चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है। बिल्कुल विद्यार्थी नहीं, जो सिलेबस आपका दिया है उससे एकदम ज्यादा नहीं पूछ सकता है, उतना सिलेबस ही आपका सफिशिएंट है, उसी के भीतर पूछता है। ठीक है, और जो भी पूछेगा हम आपको सब बता देंगे, आपको चिंता नहीं करनी है। समझ गए, खाली इतना सा बात है कि हम जो पढ़ाएंगे कम से कम उसको तो आप अपने अंदर समा लीजिए। अगर वो पढ़ करके हमको लौटा दीजिएगा तो फिर आपका रिजल्ट नहीं, पढ़ करके आपको अपने अंदर उसको रखना है, तब रिजल्ट होगा। आइए साहब, तो स्विच की बात करते हैं। तो हम लोगों को जितना भी सॉकेट या कनेक्टिंग लीड है, ये सब का कनेक्शन जो आप जनरली करेंगे, ध्यान दीजिएगा। तो मेरा ये जो आप सॉकेट विद स्विच देख रहे हैं, वह आपका 1000 से 3000 वाट के लिए है और इसमें एक ही पॉइंट लगा हुआ है। ये हमारा क्या है, पावर सर्किट है। समझ गए। तो हम लोग जब भी हीटर का या फिर हम रेफ्रिजरेटर का, फ्रिज का, मिक्सी मशीन का, समझ गए, कूलर का, ये सब का जब भी कनेक्शन हम जनरली करते हैं, हमें पावर सर्किट के माध्यम से करना चाहिए, जहां की नॉर्मली करंट की रेटिंग जो है वह आपका 15 एम्पियर 16 एम्पियर के रेंज में होती हैं, जिससे आपका सिस्टम पूरी तरह सेफ और सुरक्षित रहता है और प्रॉपर उसको सप्लाई भी मिलती हैं। इसका भी हमको ध्यान रखना चाहिए। सॉकेट के बारे में तो आप जान ही रहे हैं कि हमारे स्टोव की बॉडी पर ही सॉकेट लगा होगा, जिस सॉकेट से आपका कनेक्शन बनेगा और सप्लाई जाएगी। ये है आपका, जो मैं आपसे कहता था पुराने समय में जो यूज होता था, ये बॉडी आपकी किसकी है साहब, ये पोर्सिलीन की ही है। ठीक है, और इस पोर्सिलीन की बॉडी में यहाँ बीच में आपका हल्का सा होल है, छिद्र है, और ये आपका देखिए पतला सा क्लिप जैसा लगा हुआ है। क्लिप को जैसे हम लोग दबाते हैं तो बाल हमारा पकड़ में आ जाता है, ठीक उसी तरह से आपका क्या है, क्लिप जैसा है। जो क्लिप अंदर जब जाता है तो तना रहता है, ऐसे आपने दबा के घुसाया, अंदर जाने के बाद ऐसे फैल गया तो प्लग आपकी ढीली नहीं होगी, टाइटली अटैच्ड हो जाएगी। और इस छिद्र के अंदर नीचे से जो हमारा तांबा का 2 पिन रहेगा, उस पिन में यह जाकर के क्या होता है, अटैच होता है, प्रवेश करता है। और ये हुक आपका जो क्लिप है, यह क्लिप हमारे केबिन में उसको फंसा के रखता है, जिससे जल्दी लूज होकर के गिरता या खुलता नहीं है। जनरली जो दर्जी लोगों के पास आप कभी कपड़ा सिलवाते होंगे, अब तो सब खत्म हो गया सिस्टम, तो जब उसमें कपड़ा सिलवाते होंगे तो उसका जो आयरन रहता है, उसके पीछे ऐसा चोंगा जैसा कवर रहता है, उसमें इसी तरह का वो ऊपर से घुसाता है, अटैच करता है कनेक्शन। समझ गए।
पुराने समय का जो रहता है उसमें। तो अब वो सब चीज़ अब बदल गया, अब हम लोग सब लोग क्या हुए, चेंज होते चले गए और सब सिस्टम चेंज होता चला गया। आइए, तो यहाँ भी आप क्या देख रहे हैं, 3 पिन हमारा है। इस 3 पिन में मैंने पिछले दिन भी चर्चा किया था, मोटा वाला पिन कौन सा पिन है, अर्थ पिन है। राइट वाला क्या है मेरा, फेज है, और लेफ्ट वाला क्या है मेरा, न्यूट्रल है। ये हम किस लिए लगाते हैं, सुरक्षा के लिए, ताकि हम इसको अर्थिंग वायर से कनेक्ट कर सकें और हमारा बिल्कुल सिस्टम सेफ रहे, किसी तरह का झटका ना लगे। जीवन भर याद रखिएगा, अर्थिंग वायर से कनेक्शन किस लिए किया जाता है, मनुष्य की सुरक्षा के लिए या उपकरण की सुरक्षा के लिए? बिल्कुल सही जवाब है, किसके लिए साहब, मनुष्य की सुरक्षा के लिए, क्योंकि बॉडी के साथ अगर हम टच होते हैं हमें झटका लग जाएगा, और उस झटके से बचने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, अर्थिंग का साहब प्रयोग करते हैं। आइए हम लोग अब आयरन पर पहुंच रहे हैं। यह आयरन भी आपका हीटिंग इफेक्ट पर ही काम करता है। इसमें भी आपका निश्चित रूप से हमारी नाइक्रोम की तार होती हैं और उसको ही हमने अभ्रक के सीट पर लपेटा होता है, और उसका जब अटैचमेंट होता है, संपर्क करते हैं सप्लाई से, तो I²RT हीट लॉस होता है, वो गर्म होती है, नीचे का सोल प्लेट को गर्म करती हैं, फिर आप कपड़े की आयरन करते हैं, उसके रिंकल्स को, कपड़ा आपका घुचा हुआ है, मुड़ा हुआ है, उसमें निश्चित रूप से रिंकल्स बने हुए हैं, तो उसको आप पूरी तरह से क्या करते हैं, फ्रेश कर पाते हैं। तो साथियों, घरेलू या व्यावसायिक स्तर पर सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाने वाला जो उपकरण है वो आयरन ही है। इसके बिना काम हम लोगों का नहीं चलता है स्वाभाविक रूप से। साथियों, आप जानते हैं अब तो आयरन अच्छी क्वालिटी का आ गया है, तो पावर कंजप्शन भी अब घट गया है। तो पहले 1000 वाट नॉर्मली रहता ही रहता था, अब हम लोग 350 का, 750 का, 800 का, 1000 का, हर एक रेंज का लेते हैं। तो आप जानते हैं BEEE रेटिंग आजकल होने लगी है, 3 स्टार, 5 स्टार। तो जब हम 5 स्टार लेते हैं तो थोड़ी सी कॉस्ट हमारी बढ़ जाती है, लेकिन उसका पावर कंजप्शन कम होता है, इफिशिएंसी ज़्यादा होती है, टिकाऊपन ज़्यादा होता है, क्वालिटी उसकी अच्छी रहती है। तो हम लोग प्रायः कुछ पैसा ज़्यादा लगे लेकिन क्वालिटी की तरफ हम लोग ज़्यादा अब ध्यान देने लगे हैं। तो आपको नॉर्मली याद रखना है, एक समान इलेक्ट्रिक आयरन 350 से 750 वाट के पावर का क्या करता है, कंजप्शन करता है। अब आइए यहाँ पर साथियों, इसका वजन पहले बहुत ज़्यादा होता था, अब तो घट गया है। पहले आपका सोल प्लेट बहुत हैवी रहता था, तो लगभग देख लीजिए 1 से लेकर 1.5 kg का, लेकिन अब हम लोगों का वजन कम हो गया है। अब आपका 500 ग्राम, 350 ग्राम के रेंज का होता है, 250 ग्राम के रेंज का होता है। तो चीज़ें धीरे धीरे इम्प्रूव होती चली गई। इसका मेन पार्ट्स क्या है, सबसे मुख्य भाग इसका सोल प्लेट। ये सोल प्लेट वो भाग होता है जो नीचे होता है, त्रिभुजाकार आकृति का, इस तरह के शेप का, ठीक है। यह जो शेप आपका दिख रहा है, इसी से आप कपड़ा पे रख करके क्या करते हैं, आयरन करते हैं। और इसी सोल प्लेट का जो निचला भाग है उसको गर्म होना है, हीट होना है। और उसको गर्म कहाँ से हो रहा है, तो देखिए हमारी ये अभ्रक की क्या है, पत्ती। अभ्रक की पत्ती के ऊपर में हमने क्या किया है, लपेट दिया है साहब, नाइक्रोम निकेल एंड क्रोमियम के तार को लपेटा है। लपेटने के बाद उसके एक छोर को यहाँ देखिए कॉपर का तार, यहाँ एक छोर कॉपर का तार। इस कॉपर के तार से हम जोड़ेंगे किसको, थर्मिस्टर को, अगर ऑटोमेटिक आयरन होगा तो, ठीक है। पहले का जो पुराना आयरन था, आज से बहुत पहले, तो पुराने आयरन में थर्मिस्टर का प्रयोग हम लोग नहीं करते थे, थर्मोस्टेट का इस्तेमाल हम लोग नहीं करते थे। अब जो उसका इस्तेमाल हम लोग नहीं करते थे तो वो ऑटो कट नहीं होता था। गर्म हो रहा है तो गर्म हो ही रहा है, इस चक्कर में कई बार कपड़ा सब भी बहुत हॉट हो गया। गलती से मान लीजिए कि आपका कपड़ा हल्का ऊनी टाइप का है, हीट बहुत ज़्यादा दे दिए, पहली बार में ही जल गया। तो अब हम लोगों ने क्या किया है, सिलेक्शन होता है, कपड़े की क्वालिटी के हिसाब से नोब को घुमा दीजिए, उस आधार पर आपका हीट का मान सेट हो जाता है। अगर उस आवश्यक हीट की मात्रा तक हमारा सोल प्लेट गर्म है तो ठीक है, उससे जैसे बढ़ता है तुरंत आपकी क्या होती हैं, सप्लाई डिस्कनेक्ट हो जाती हैं। उस हीट से जब कम होता है फिर सप्लाई आपकी आ जाती हैं। तो ऑटो कट जो मेरी आयरन है उसे हम कहते हैं ऑटोमेटिक ऑपरेटेड इलेक्ट्रिक आयरन, समझ गए। तो ज्यादातर हम लोग उसी का प्रयोग कर रहे हैं। अब यहां पर आप क्या गौर कर रहे हो, हमारा प्रयास क्या है, आप सबको याद है जीवन में कि धातु से धातु में उष्मा का प्रवाह अगर होता है कौन सा मेथड कहलाता है, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन, कंडक्शन कहलाता है, स्वाभाविक सी बात है। तो यहाँ पर क्वेश्चन पिछली बार के बिहार इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में पूछा था कि हमारे आयरन के सोल प्लेट में
ऊष्मा का संचरण किस माध्यम से होता है? आपका जवाब होगा कंडक्शन के माध्यम से होता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ धातु है और धातु के जब संपर्क में आती हैं तभी, क्योंकि ऊष्मा का संचरण अगर दो धातुओं के संपर्क से हो, ठीक है, तो यही आपका संवहन है समान रूप से। तो यहाँ पर हमारी जो कॉइल है वह कॉइल सीधे किस पर चिपकी हुई है? सोल प्लेट पे चिपकी हुई है। और सोल प्लेट के ऊपर देखिए दो गो नट लगा करके प्रेशर प्लेट लगाते हैं। जो प्रेशर प्लेट जो है वह भी आपका क्या होता है? अचालक पदार्थ होता है, माइका ही होता है, और वह ऊपर से दाबता है, इसको प्रेस करता है। प्रेस करने के पीछे का उद्देश्य होता है कि हमारी गर्मी जो है साहब वह ऊपर ना जाए, कहाँ रहे? सारी गर्मी सोल प्लेट पर रहे। और इसके बाद आप स्टील का ऐसा बॉडी देखते होंगे, देखिए यहाँ पर ये जो आप बॉडी देखते हैं ऊपर से, इस बॉडी को कभी खोलिएगा आप आयरन, इसका भीतर का भाग देखिएगा, उस पर भी निकेल क्रोमियम का लेप चढ़ा रहता है, समझ गए? और उसके अंदर जो निकेल क्रोमियम का लेप चढ़ा हुआ है, वह लेप क्यों चढ़ा है आपको अब समझ में आ गया है, क्योंकि ऊपर जो गर्मी का कुछ भाग थोड़ा बहुत भी मान लीजिए मेरे प्रेशर प्लेट से अगर बच गया और ऊपर की तरफ आने लगा तो उसको इसका निकेल क्रोमियम का परत नीचे की तरफ ही रिफ्लेक्ट करता है और सारी हीट हमारे नीचे कंसंट्रेट होती है। हम हैंडल इस पीवीसी का जो हैंडल है, फाइबर का हैंडल है, बेकेलाइट का हैंडल है, रबर का हैंडल है, उस हैंडल में हम गर्मी नहीं चाहते हैं। हम गर्मी कहाँ चाहते हैं? नीचे चाहते हैं, नहीं तो फिर आप आयरन ही नहीं कर पाइएगा, परेशान हो जाइएगा। तो साहब जो जैसा पर्पस है उस हिसाब से व्यवस्था हम सेट करते हैं। तो साथियों ध्यान दीजिएगा, यह बना किस चीज से है? माइल स्टील से है। माइल स्टील भी समान रूप से क्या होता है? आपका आयरन होता है। आयरन में कार्बन की मात्रा जब मिलाते हैं तो किस में बदलता है? स्टील में बदलता है, उसकी मजबूती बढ़ती है। किसी भी कीमत पर विद्यार्थी जी हम 1% से ज्यादा मात्रा कार्बन का कभी भी नहीं मिलाते हैं। अधिक से अधिक हम 0.7 तक जाने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो 0.3%, 0.5% के रेंज में अगर हम कार्बन मिला रहे हैं तो वह आपका क्या होता है? मृदु इस्पात होता है। माइल्ड स्टील क्या है? मृदु इस्पात है साहब। और यह मृदु इस्पात का हमारा बना होता है आपका नीचे का सोल प्लेट। और इस सोल प्लेट की जो साहब 20 सेंटीमीटर से 30 सेंटीमीटर इसकी क्या होती है? लंबाई। ध्यान रखिएगा, लंबाई कितना साहब? 20 से 30 सेंटीमीटर। साहब जी चौड़ाई कितनी होती है? 12 से 18 सेंटीमीटर। अब मोटाई कितना? 10 से 15 mm। ये जरूर याद रखिएगा, क्वेश्चन जब टफ करता है तो मोटाई आपका 10 से 15 mm। तो साथियों क्वेश्चन टफ करता है तो डाटा आधारित क्वेश्चन जब पूछता है तो यही स्टैंडर्ड डाटा को आपको ध्यान में रखना है, इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है। आइए चलिए विद्यार्थी जी, अगर आप इस ख्वाब में हैं कि वीडियो डाउनलोड करके लैपटॉप के किसी अलग भाग में रख लेंगे, वो पॉसिबल नहीं है। कोचिंग भी क्या करता है सब जानते हैं, वीडियो जो है वह आपके ऐप में ही डाउनलोड होगी और ऐप के भीतर ही रहेगी, उसको बाद में बिना इंटरनेट के आप देख सकते हैं। ये जो सोचिएगा कि उस वीडियो को डाउनलोड करके अपने लैपटॉप के दूसरे फोल्डर में रख करके हम रखे रहेंगे, ये असंभव है। ऐप के भीतर से वीडियो आप नहीं निकाल सकते, स्क्रीनशॉट आप नहीं ले सकते हैं, स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी आप नहीं कर सकते हैं। ये सारी पाबंदियां लगाई जाती हैं ताकि सिस्टम जीवित रहे, नहीं तो एक बार ही हो करके सब सिस्टम क्या हो जाएगा? सुप्त अवस्था में चला जाएगा, कुछ भी चलेगा नहीं। स्वाभाविक सी बात है, ठीक है। क्योंकि आप भी नौकरी अगर करना चाहेंगे तो क्यों चाहेंगे? 60 वर्ष तक आपको वेतन मिलता रहे, उसके बाद पेंशन का पैसा से बचा हुआ जीवन किसी तरह अच्छे तरीके से गुजर जाए। ऐसा तो नहीं है कि आज नौकरी लिए 1 महीना का सैलरी उठाए उसी से पूरा जिंदगी कट जाए, अब बात खत्म हो गई। तो सब क्या है? एक प्रक्रिया है, एक सिस्टम है, निरंतर चलता है। तो हम थोड़ा स्पष्टवादी व्यक्ति हैं, खुल के बोलते हैं, समझ गए। बाकी लोग जो है लाग लपेट से बोलता है, सबका अपना अपना स्वभाव होता है। आइए साहब, इसीलिए वो नहीं हो पाएगा। बाकी विशेष जानकारी आप कॉल करके पूछ लीजिएगा तो तकनीकी एक्सपर्ट लोग बता देंगे। साथियों यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, तो निचला सतह हमारा क्या होता है? पॉलिश किया हुआ रहता है और वह बिल्कुल समतल रहती है। बहुत पुराना जब आयरन हो जाता है तो आप देखते होंगे उसके नीचे के भाग में हल्का सा बबल बबल जैसा उठ जाता है, समझ गए? खुरदुरा खुरदुरापन आ जाता है।
वैसे आयरन का सोल प्लेट खराब हो चुका है, उसका इस्तेमाल करके कपड़े पे आयरन मत करिए, आपका कपड़ा को भी क्या करेगा, वह डैमेज कर देगा। तो हर चीज़ में एज फैक्टर होता है, किसी भी वस्तु को हम एक निर्धारित समय सीमा तक ही प्रयोग करेंगे, एज जब ज़्यादा हो गया तो उसका प्रयोग संभव नहीं है। तो साथियों, हम लोगों को आज की क्लास को यहीं रोकना पड़ेगा, कल हम इसके आगे देखने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अब आपकी कंप्यूटर की क्लासेस थोड़ी देर में संचालित हो। नेगेटिव मार्किंग इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में बिल्कुल भी नहीं होता है, ठीक है। हाँ, नॉर्मलाइजेशन होता है, हर एक बैच में जो एग्जाम हुआ है उसके आधार पर एनालिसिस करके बता देंगे, अगले दिन बता देंगे।